हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए कुछ बेहद ही खौफनाक कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आप अपने साथ घटी हुई किसी पैरानॉर्मल घटना को मुझ तक बताना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रही इंस्टा आईडी पर बेझिझक मैसेज करिएगा। और एक और बात, आप में से काफ़ी सारे लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, और ये गलत है। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अब ऐसा मुझे लगता है कि शायद यूट्यूब ने मेरी रीच थोड़ी कम कर दी है, तो हो सके तो आप भी अपने फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी पहली कहानी की ओर। यशी आज सुबह से अपनी बेटी के लिए खिलौने खरीदने में व्यस्त थी, क्योंकि आज उसकी बेटी आहाना का बर्थडे था। यशी आहाना को उसकी पसंद की हर चीज़ खरीदना चाहती थी। वो दुकान में जाकर आहाना के पसंद से एक डॉल लेकर दुकानदार से कहती है, इसे पैक कर दीजिए। तभी दुकान में नया माल आता है। वर्कर्स सभी माल को दुकान में रखने लगते हैं, और उसी टाइम पर एक डॉल नीचे गिर जाती है। दुकान के वर्कर्स देख नहीं पाते कि एक डॉल गिर गई है, लेकिन आहाना ने ये देख लिया था। किस तरीके से सभी लोगों ने उस डॉल को गिरा तो दिया ही, और उसको कुचल कुचल कर और जा रहे थे। वो दौड़कर उस डॉल के पास गई और उस डॉल को उठा लिया। आहाना अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी देखो, इसे चोट आ गई है, ये सब लोग इसके ऊपर से जा रहे हैं। बेटा, ये गुड़िया है, इसे कैसे चोट आ सकती है? इसे कुछ नहीं हुआ, अंकल को वापस कर दो इसे। यशी आहाना को समझाती है, लेकिन आहाना कहती है, आप नहीं समझ रही मम्मी, इसे सच में चोट आई है, मैं नहीं दूंगी इसे किसी को। लेकिन बेटा, तुमने तो ये वाला डॉल पसंद किया था ना, हम ये नहीं ले सकते। मुझे वो वाला डॉल नहीं चाहिए, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी और इसकी चोट को ठीक करूंगी। इसलिए यशी दुकानदार से कहती है, आप इसे रख लीजिए, बच्चे को जो पसंद होगा वही रखेगा। माफ़ कीजिएगा सर, आपको परेशानी हुई, बच्चे भी ना आजकल के। दुकानदार यशी से कहता है, बच्चे तो भगवान का रूप हैं, पहले माता रानी को वो डॉल पसंद आई और अब ये वाली। इसके साथ ही दोनों हंसने लगते हैं। आहाना उस डॉल को पाकर बहुत खुश थी। आज शाम की पार्टी के लिए यशी ने आहाना को तैयार करा। तभी आहाना अपने कमरे में जाकर डॉल को खुद की तरह तैयार करने लगती है। जब उससे डॉल तैयार नहीं होती तो उस डॉल को लेकर आहाना अपनी माँ के पास जाती है और डॉल को तैयार करने के लिए उनसे कहती है। यशी आहाना की हर इच्छा पूरी कर रही थी, और उसके कहने पर ही उसने डॉल को तैयार कर दिया। शाम को आहाना गुड़िया के साथ केक काटकर उसी के साथ ही सो गई। आहाना हल्की नींद में ही थी कि उसे आवाज़ आती है, शुक्रिया। आहाना मन ही मन बोलती है, डॉल मुझे थैंक्स कह रही है, अच्छी बात है। आहाना डॉल को देखकर फिर से सो जाती है। अगली सुबह आहाना उठने के बाद अपनी मम्मी से बताती है, माँ, डॉल मुझे थैंक्स कह रही थी और उसने मुझसे कहा कि उसका नाम गुड़िया है। अच्छा जी, गुड़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देती हूँ। यशी को अब दोगुना काम करना पड़ता था। फिर एक दिन यशी पूरे दिन काम में व्यस्त थी। उस दिन यशी आहाना को तैयार करके डॉल को तैयार करना भूल गई। आहाना स्कूल से आकर डॉल के साथ खेलकर सो गई, और थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुली। और जब उसकी नींद खुली तो उसे आवाज़ आने लगी, और ये आवाज़ थी उस गुड़िया के रोने की। ये आवाज़ आहाना साफ सुन पा रही थी, और वो कहती है, क्या हुआ गुड़िया? और एकदम से ये आवाज़ आना बंद हो जाती है। आहाना डॉल को लेकर अपने पास सो जाती है, और अगली सुबह आहाना यही बात अपनी मम्मी को बताती है। पता है माँ, गुड़िया कल रात में रो रही थी। ये सुनकर यशी को थोड़ा हैरानी होती है, और इसी के साथ उसको अब उसकी टेंशन भी होने लगती है। आहाना स्कूल चली जाती है, और यशी सोचने लगती है इन बातों के बारे में जो कि आहाना ने उसे बताई। उसने उस डॉल को उठाकर देखा और हंसते हुए खुद में ही कहने लगी, क्या मैं भी बच्चे के साथ मैं भी बचपना करने लगी।
यशी अपने काम में लग गई। इधर अनजाने में डॉल को चोट लग गई थी क्योंकि डॉल के ऊपर कुछ सामान गिर गया था। अहाना स्कूल से आने के बाद अपनी डॉल ढूंढने लगी और यशी को समझ नहीं आया कि डॉल गई कहाँ। रोते रोते रात को अहाना अपनी माँ के पास सो गई। रात को उसे एक बार फिर से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी और अहाना इसी आवाज़ के साथ उठ गई। उसने ये आवाज़ फ़ौरन पहचान ली क्योंकि ये आवाज़ डॉल की थी। अहाना ने आवाज़ की तरफ जाकर डॉल को उठाकर देखा। डॉल को चोट लगी थी और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि उस डॉल के पैर में से खून निकल रहा था। अहाना फ़ौरन डॉल को उठाकर यशी के पास जाकर उसे जलाने लगती है। यशी उठ जाती है और उसके हाथ में डॉल को देखते के साथ ही थोड़ा गुस्से में कहती है, डॉल को हाथ में लिया है, रात को तो आराम से सो जाओ। अहाना लेकिन रोते हुए कहती है, मम्मी गुड़िया को चोट लगी है। यशी डॉल को हाथ में लेते हुए कहती है, ये देखो बेटा कुछ नहीं हुआ है। यशी डॉल को देखती है तो डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि असल में डॉल के पैर में से खून निकल रहा था। यशी गुड़िया को जोर से फेंक देती है और डर के मारे वहीं बैठ जाती है। जैसे तैसे करके यशी ने अहाना को गोदी में लिया और सुला दिया, लेकिन अब उसकी खुद की नींद गायब हो गई थी और वो इसी सोच में पड़ जाती है कि जो उसने देखा वो सच है या फिर सिर्फ उसका वहम। लेकिन जो भी हो, शायद इस डॉल को उससे दूर रखना ही काफ़ी ठीक रहेगा। अगले दिन शाम को अहाना स्कूल से आने के बाद उस डॉल को ढूंढती है, लेकिन जब वो उसे नहीं मिलती तो अहाना अपनी मम्मी से जाकर पूछती है कि वो डॉल कहाँ चली गई। इस पर यशी जानती थी कि वो इन बातों को नहीं समझ पाएगी, इसीलिए वो प्यार से उसे समझाती है, बेटा डॉल को चोट लगी थी, मैंने उसे डॉक्टर को दिखाया है और वो जल्दी वापस आ जाएगी। वो दोनों ही सो जाते हैं। आधी रात में लेकिन अहाना की फिर से नींद खुलती है तो वो अपनी माँ को उठा देती है। मम्मा कोई बेल बजा रहा है। यशी सोचते सोचते दरवाज़ा खोलने के लिए उठती है कि इतनी रात गए कौन हो सकता है। यशी दरवाज़ा खोल देती है लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। यशी दरवाज़ा बंद करने लगी लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है नीचे रखी डॉल पर। ये देखकर यशी को एक ज़ोरदार सदमा लगता है और डरते ही वो एकदम से गेट बंद कर देती है और अब वो सोचने लगती है कि वो उस डॉल को काफ़ी दूर एक जगह पर रख कर आ गई थी जो कि एकदम सुनसान थी। फिर ये डॉल उसके पास वापस कैसे आ गई। अगली सुबह अहाना स्कूल जाने के लिए दरवाज़ा खोलती है। सामने डॉल को पाकर वो बिल्कुल खुश हो जाती है और अपनी माँ को डॉल का ख्याल रखने का कहकर स्कूल चली जाती है। यशी इस हालत में नहीं थी कि वो कुछ भी कर सके। वो डॉल को वहीं छोड़कर एक बाबा के पास पहुंच जाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। बाबा यशी को डॉल को अपने साथ लाने के लिए कहते हैं और वो भी रात के 10 बजे के बाद, ताकि वो 12 बजे कोई प्रक्रिया कर सके। यशी घर जाकर अहाना को उसकी दादी के पास छोड़कर डॉल को लेकर बाबा के पास रात 12 बजे पहुंच जाती है। बाबा यशी से अहाना को साथ लाने के लिए बोले और ये भी कहे कि उसके बिना कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि अहाना को सामने देखकर डॉल कुछ कहती थी। ये सुनकर यशी को बुरा लगा कि अब उसकी बेटी को इस सब से गुजरना पड़ेगा, लेकिन उसे ये करना ही पड़ेगा वरना ये डॉल उसकी बेटी का पीछा नहीं छोड़ेगी। यही सोचते सोचते उस रात वो वापस आ जाती है और यशी सो जाती है। अगली सुबह अहाना को स्कूल भेजकर शाम को उसके वापस आने पर उसे लेकर बाबा के पास वो पहुंच जाती है। बाबा ने उन्हें 12 बजे तक बैठने के लिए कहा और पूजा करने लगे। ठीक 12 बजते ही बाबा ने यशी और अहाना को अलग अलग आसन में बैठने के लिए कहा। बाबा ने डॉल को सामने तिलक करते हुए कहा और वो कुछ कहने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही चिल्लाने की आवाज़ आने लगी उस गुड़िया में से, मुझे मत मारो, मुझे बचा लो। ये सुनते ही यशी की बोलती बंद हो गई। बाबा ने एकदम से कहा, तुम बताओ कहाँ से हो तुम, इन लोगों को क्यों परेशान कर रही हो। इस पर वो गुड़िया कहती है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं बता सकती,
आप खुद पता कर लीजिए। हाँ, वो तो मैं पता कर ही लूँगा, बाबा कहते हैं। फिर वो यशी की तरफ देखते हुए कहते हैं, पहले मैं पता करता हूँ क्या है ये, उसके बाद आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, मैं वैसा ही करूँगी। अब बाबा ने उस डॉल के सर पर हाथ रख लिया और उसके बाद आंखें बंद कर खुद ही एक बात बताना शुरू कर दिए। एक छोटा सा गांव था, उसमें एक लड़का रहता था, अमन। वो बहुत मेहनत करता था और काफ़ी मेहनत के बाद वो पढ़ लिख कर लंदन तक चला गया। वहाँ उसे एक लड़की मिली और उसके बाद उन दोनों को प्यार हो गया। 2 वर्ष बाद अपना काम ख़त्म कर कर वो वापस अपने घर लौट आया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये थी कि उस लंदन वाली लड़की के अलावा उसकी पत्नी भी थी और वो उस लड़की को लंदन में ही छोड़कर अपने गांव आ गया था। आने वाले 2-3 सालों तक जब अमन वापस लंदन नहीं गया तो नूर नाम की वो लड़की उससे मिलने के लिए उसके गांव में आ गई। अमन की पत्नी रूपा को जब पता चला कि अमन का किसी और औरत के साथ अवैध संबंध था और वो अमन से मिलने के लिए यहाँ तक आ गई थी, तो रूपा ने नूर को यहाँ से वापस जाने की धमकी दे दी। नूर को पता चल गया था कि अमन की पत्नी है वो और अमन शादीशुदा है और वो ये चाहती भी नहीं थी कि अमन की शादीशुदा ज़िंदगी उसकी वजह से ख़राब हो। वो वापस जाने के लिए सोचने लगी, लेकिन एक बार अपनी बेटी गुड़िया को उसके पापा से मिलवाना चाहती थी। नूर ने अमन से फ़ोन पर बात करी और उससे मिलने के लिए कहा। रात का समय था। नूर तय समय पर अमन से मिलने चली गई। नूर अपनी बेटी गुड़िया को अपने साथ लाई थी। यह अमन का शहर से दूर एक पुराना गोडाउन था। वहाँ पहुंचकर नूर आवाज़ देती है, कोई है? लेकिन वहाँ नूर को कोई नहीं मिलता और फिर वो अपने फ़ोन से अमन को कॉल करती है। गोडाउन में फ़ोन बजने लगता है। जहाँ से फ़ोन बज रहा था, नूर उसी तरफ बढ़ने लगती है। अमन, कहाँ हो आप? ये कहते हुए वो फ़ोन की जगह पर पहुँच जाती है। नूर कहती है, अमन। तभी एक औरत पीछे मुड़कर चाकू नूर के पेट में भोंक देती है और कहती है, अमन नहीं, तेरी मौत। वो उस चाकू को 3 से 4 बार निकालती है और बार बार नूर के पेट में भोंक देती है। नूर नीचे गिर जाती है और छटपटाने लगती है। वो औरत और कोई नहीं थी बल्कि अमन की पत्नी रूपा थी। वहाँ किसी बच्चे की आवाज़ रूपा को सुनाई देती है। रूपा उस बच्चे की तरफ जाकर बच्ची को नूर के पास रखकर लेटा देती है और आखिरकार वो उन दोनों को एक साथ जला देती है, वो भी जिंदा। मरने के बाद 3 वर्ष तक अमन की पत्नी और उसका परिवार किसी आत्मा से परेशान रहते हैं। अंत में तंग आकर रूपा एक तांत्रिक के पास पहुंचती है और कहती है, आपने तो उस औरत नूर की आत्मा को बांध दिया था, तो वो मुझे परेशान क्यों कर रही है? यह आत्मा उस औरत नूर की नहीं है, बल्कि यह आत्मा एक बच्ची की है। वो तांत्रिक उसे बताते हैं। रूपा को समझते देर नहीं लगती कि ये नूर की नहीं बल्कि उसकी बेटी की आत्मा है जो कि उसे परेशान कर रही है। जब रूपा नूर की बेटी की आत्मा को बांधने के लिए तरकीब लगा रही थी, तब नूर की बेटी की आत्मा खुद को बचाने के लिए यहाँ वहाँ भटकने लगती है। भटकते भटकते नूर की बेटी गुड़िया एक साधु को परेशान करने लगी जो कि अपने यज्ञ में बैठे हुए थे। अंत में तंग आकर बाबा ने अपनी आंखें खोली, जिससे उनका यज्ञ विफल हो गया। उन्होंने तुरंत गुड़िया को श्राप दे दिया। आज के बाद वो वर्षों तक किसी को परेशान करने के काबिल नहीं रहेगी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो तो पहले से हालात की मारी थी, तो उन्होंने कहा कि वो उसे श्राप से मुक्त तो नहीं कर सकते, लेकिन उसे कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा, गुड़िया, तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी, लेकिन तब जब कोई इंसान तुम्हें दिल से मुक्त करवाएगा, नहीं तो तब तक तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए 5 वर्ष की ही रह जाएगी। इतना सब कुछ सुनकर यशी को तो यकीन भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो बाबा जी से एकदम कहती है, वो हमारे पीछे क्यों है? ऐसा इसीलिए
क्योंकि तुम्हारी बेटी ने इसे दिल से अपना मान लिया है और अब मेरे ख्याल से तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए। यशी ने कहा, हमें क्या करना होगा इसके लिए? तुम्हारी बेटी को 3 दिन तक मेरे साथ पूजा करनी होगी गुड़िया की आत्मा की मुक्ति के लिए। यशी काफ़ी देर तक सोचती है लेकिन फिर हाँ कह देती है। लेकिन एक शर्त है, 3 दिन तक तुम्हारी बेटी सिर्फ पानी पी सकती है, कुछ खा नहीं सकती। ये सुनते के साथ ही यशी ने बाबा को पूजा करने से मना कर दिया और वहाँ से आहाना को लेकर घर के लिए निकल गई। तब से एकदम से आहाना बीमार रहने लगी और काफ़ी जगह दिखाने के बाद भी आहाना की हालत में सुधार नहीं आए। तब यशी आहाना को लेकर एक बार फिर से बाबा के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ बाबा, इसको कुछ तो करो आप। बाबा जवाब देते हैं, तुमने उनको एक दूसरे से दूर करा है, ये दोनों अब एक दूसरे से मन से जुड़ गए हैं, इनका रिश्ता बन गया है। गुड़िया की आत्मा ये सोचकर दुखी है कि उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, इसीलिए आहाना भी दुखी है क्योंकि दोनों का दिल का रिश्ता है। यशी बाबा और गुड़िया से माफ़ी मांगकर पूजा शुरू करने के लिए कहती है। 3 दिन 3 रात पूजा करने के बाद आखिरकार यशी की बेटी को मुक्ति मिल जाती है। लेकिन इस सब के चक्कर में आहाना की हालत बहुत ख़राब हो जाती है क्योंकि वो भूखी थी। इसी वजह से उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। इतनी छोटी उम्र में उपवास और एक आत्मा की मदद करने के कारण उसकी ये दशा हो गई थी और जब वो उसे होश आता है तो आखिरकार वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। आहाना अब कहती है, मम्मा गुड़िया मुझे थैंक्स कह रही है उसे मुक्ति दिलाने में मदद करने के लिए। अब वो बिल्कुल ठीक है बेटा, तुम फिक्र मत करो। इस प्रकार आहाना ने अपनी सबसे प्यारी दोस्त गुड़िया को एक श्राप से मुक्ति दिलाकर आज़ाद कर दिया था। एक बच्ची के हाथों एक श्रापित गुड़िया को उसके श्राप से मुक्त किया गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी। अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव बेरहमपुर था, जिसे शायद ऐसे तो कोई ना जानता हो, लेकिन गांव के पास ही एक जंगल होने के कारण बेरहमपुर गांव को लोग जानते थे। अपने नाम के मुताबिक बेरहमपुर गांव के लोग बेरहम बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि स्वभाव में वो एकदम दयालु प्रवृत्ति के लोग थे। लेकिन उस जगह का जंगल बहुत ज़्यादा घना था और हर तरह के वृक्षों से भरपूर था, जिसमें से गांव वालों को खाने के लिए फल फूल, साग सब्जी, जलाने के लिए लकड़ी और कभी काम करते हुए थक जाते और धूप से परेशान रहते तो पेड़ के नीचे जगह जहां मिलती थी एकदम अच्छी सी छांव। गांव के बच्चे जंगल में झूला बना के झूलते थे और जंगल में खेलते थे। लेकिन अब 2 महीने से गांव का कोई आदमी जंगल जाने के नाम से ही घबरा जाता था। अब रात में तो क्या, दिन में भी कोई उस जंगल में जाने की सोचता नहीं था, लेकिन जंगल जाना भी ज़रूरी था। अब तक लोगों का पेट जंगल के खानों से ही भरता आ रहा था। अब एक हफ्ते में गांव वाले एक बार एकजुट होकर जंगल जाते थे और अपने खाने पीने और ज़रूरत का सामान एक साथ लाते थे। अब बच्चों का जंगल में आना जाना बंद हो गया था। गांव का कोई भी व्यक्ति जंगल नहीं जाता था और अकेले तो कभी भी नहीं। गांव वालों का डरना जायज़ था, क्योंकि ठीक 2 महीने पहले एक दिन के समय में राजू, जो कि एक गांव का लड़का था, उस जंगल में ही लकड़ी लेने के लिए गया। उस दिन पहली बार अपने ही गांव के जंगल में राजू को डर लग रहा था। जब से वो गांव से निकला था तब से राजू को लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा था। और जब वो जंगल के अंदर जाने लगा तो उसे अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दी। उसे लकड़ियाँ काटनी थी और वो जल्दी से अपने काम पर लग गया। थोड़ी देर में वो जंगल से बदहवास भागता हुआ गांव आ गया। गांव वाले उसकी हालात देखकर परेशान हो गए। राजू पूरी तरीके से खून से लथपथ था। उसके माथे पर थी एक गंभीर सी चोट। पैरों में उसके बेरहमी से वार किया गया था, जिससे वो लंगड़ाते लंगड़ाते भी, परंतु डर के कारण काफ़ी तेज़ भाग कर आया था। गांव वालों ने वैद्य को बुलाकर
राजू का इलाज करवाया। जब उसे होश आया तो सब उससे उसकी हालत के बारे में पूछने लगे। बहुत डरे होने के कारण उस समय तो वो बता ही नहीं पाया कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। लेकिन जब राजू पूरी तरीके से ठीक हो गया तो उसने बताया कि उसके ऊपर किसी ने जानलेवा हमला करा था, कोई उसे मारना चाहता था। जब गांव वालों ने पूछा तुम्हें कौन मारना चाहता है, तो उसने कहा उसे नहीं पता कौन था और क्यों मारना चाहता था उसे। वो तो लकड़ी लेने गया था और किसी ने उस पर हमला कर दिया और उसकी ये दशा कर डाली। उसके बाद एक बार जंगल में आग लग गई थी। इस प्रकार एक के बाद एक काफ़ी अजीबोगरीब घटनाएं उस जंगल के साथ होने लगी, जिसकी वजह से सभी लोग डरने लगे। फिर एक दिन केशा नामक व्यक्ति जंगल गया और उसने आकर बताया कि वो लकड़ी काट रहा था और उसके ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ है, जिससे उसकी जान तो बच गई थी लेकिन उसने अपने हाथ गंवा दिए थे। इस वाक़ये के बाद तो जंगल जाने के नाम से भी लोग डरने लग गए थे। फिर एक दिन जंगल में किसी अनजान औरत की लाश मिल गई, जिससे अब तो गांव वालों को यकीन हो गया कि जंगल में भूत प्रेत का वास है। एक दिन के समय में राजू अकेला जंगल की तरफ गया। रास्ते में उसका बटुआ गिरते हुए कृष्णा ने देखा तो राजू को उसका बटुआ देने के लिए वो बटुआ ले उसके पीछे चला गया। राजू चलते चलते एक जगह पर रुककर वहाँ से कुछ सामान उठाया और झाड़ी के अंदर चला गया, लेकिन झाड़ी के अंदर से राजू वापस नहीं निकला। एक काला इंसान, एक बहुत बड़ा काला इंसान जिसके लंबे लंबे बाल थे और वो दिखने में बहुत भयानक लग रहा था, वो इंसान वहाँ से निकला। कृष्णा बटुआ छोड़कर वहाँ से भागने लगा और भागते भागते सामने से आ रहे गांव वालों के पास गिर गया। कृष्णा को जंगल से आता हुआ देख सब लोग भी डर गए। गांव वालों ने कृष्णा के ऊपर पानी के छींटे फेंके और जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को बताया राजू चाचा को भूत खा गया। कृष्णा के मुंह से ये सब कुछ सुनते के साथ ही सभी उसी जगह पर गए, ये सोचते हुए कि राजू को कुछ हुआ तो नहीं है। वहाँ जाकर झाड़ियों के पीछे गांव वाले छुपकर देखने लगे कि वहाँ क्या हो रहा है। जैसा कि कृष्णा ने गांव वालों को बताया था, ठीक वैसा ही एक काला भयानक बालों वाला कोई मनुष्य था, या फिर एक पिशाच या फिर भूत, अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। सभी ने वहीं छुपकर देखा कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन फिक्र सब लोगों को राजू की होने लगी। देखते ही देखते उस बड़ी सी चीज़ ने अपने लंबे बालों को हटा दिया और तब गांव वालों को वो थोड़ा जाना पहचाना लगने लगा। उसके बाद उसने अपना मुंह धोया, अब उसे साफ देखा जा सकता था। गांव वालों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ये था राजू। सब गांव वाले सामने आ गए। इतने गांव वालों को सामने देख राजू घबरा गया और वहाँ से भागने लगा, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और उससे पूछने लगे उसने इन सब के साथ इतना बड़ा छल क्यों करा, उन्हें इतना क्यों परेशान कर दिया। मैं चाहता था कि आप लोग सिर्फ सूखी लकड़ियाँ काटें, हरे पेड़ों को काटने से बचाना ही मेरा मकसद था। पेड़ एक मूक जीव है, इसीलिए उसकी रक्षा की जिम्मेदारी हम मनुष्यों की है। इसीलिए मुझे आप लोगों को डराना पड़ा। तुम अगर यही चाहते थे तो तुमने हमसे कहा क्यों नहीं? तो हमसे कहते तो हम ज़रूर हरे पेड़ों को नहीं काटते, और ऐसे भी हरे पेड़ हम में से कोई नहीं काटता, वो तुम ही काटते थे हमेशा से, और अब हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। गांव वालों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था और पुलिस आ भी गई थी। राजू ने पुलिस को भी वही कहा जो गांव वालों को कहा था। पुलिस फिर से कहती है तुम कानून का काम कानून को करने दो, तुम्हें कानून की मदद करनी थी, हरे पेड़ों को काटने से रोकना था, तो तुम हमें खबर करते, खुद क्यों मसीहा बनने चले गए। अब तुम ज़्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करना। हमें पता चल गया है कि बरेली ज़िले के सिटी हॉस्पिटल से तुमने ही एक औरत की लाश गायब करी थी और उसे यहाँ लाकर जंगल में फेंक दिया था, जिससे गांव वाले डरकर जंगल में जाना बंद कर दें और तुम अपना गैर कानूनी धंधा जंगल से ही आराम से कर लो। पुलिस ने जंगल से
गांजा, बीड़ी, गोली बनाने का बारूद, शराब और भी बहुत कुछ जब्त कर लिया था। और उसके बाद राजू और उसके गैर कानूनी सामान को कानून के हवाले कर दिया। पुलिस ने जाते जाते गांव वालों को समझाया, यहाँ कोई भूत वूत नहीं है, ये खौफनाक जंगल ज़रूर है, लेकिन यहाँ कुछ भी अजीब हो रहा है तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है उसे जानें, समझें कि क्या हो रहा है। आपका अपना जंगल में कोई मुसीबत तो नहीं है, और अगर है तो आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप लोग उस जंगल की रक्षा करें, कभी अंधविश्वास में ना आएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। अगर आपको आज की सारी कहानियाँ अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर करिएगा। इस वीडियो पे एम करते हैं 400 लाइक्स के लिए। आई होप इतना तो आप आराम से पूरा कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय।